हाय फ्रेंड, मैं सजाफ सर वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को हो सकता है शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता चल जाए। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स की 2 क्लास हो चुकी है, 2 लेक्चर हो चुकी है। ये रे ऑप्टिक्स का तीसरा लेक्चर है, जिसमें मैं आपको रे ऑप्टिक्स के बारे में बताऊंगा। देखो, रे ऑप्टिक्स में पहले लेक्चर में मैंने बेसिक्स के बारे में बताया था और दूसरे लेक्चर में मैंने प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन की बात की थी। और आज हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस आपको पढ़ना होता है। तो जिसमें स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रिक से हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, जिससे कि इमेज फॉर्मेशन करना आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर लिख देते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है तो उसका डेफिनेशन मैं यहाँ लिखता हूँ। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। लिख देता हूँ मैं, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। ध्यान रखिएगा ये बात। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो हॉलो स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट होता है। कैसे, ध्यान से देखिए। जैसे अपने पास एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, ये हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास है। तो इस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का कुछ सेंटर होगा। सेंटर ये है, सेंटर उसका एकदम बेसिक से मैं समझाऊंगा आपको, जिससे कि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। ये सेंटर है और ये इसका रेडियस है r। मान लो हॉलो स्फेरिकल ग्लास है जिसका सेंटर ये c है और रेडियस r है। अब एक बात बताओ, मैंने इस यहाँ से काट दिया, यहाँ से ऐसे काट दिया इसको, तो समझो इस कटे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले अब आप कहोगे सर कटे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल है। सर्कल का हमने ये सेंटर लिया और ये रेडियस लिया, और इसको सर्कल का, ये सर्कल था, ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल था, और ये इसका ये पार्ट जो काट के अलग किया गया है उसको हम लोग आर्क कहते हैं। ध्यान दीजिए, सर्कल में जो पार्ट काट के अलग करते हैं उसको आर्क कहते हैं। अभी भी इसका सेंटर C और रेडियस R होता है। तो आपने देखा कि सर्कल में जब हमने पार्ट काट के अलग किया तो उसको हम लोग आर्क कहते थे, आर्क होता है। जबकि स्फेयर में ये स्फेयर था, स्फेयर का ये टुकड़ा काट के अलग किया, तो ध्यान दीजिए ये जो पार्ट काट के आपने अलग किया है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग यहाँ पर कर्व कहते हैं। ध्यान दीजिए, कर्व। और जो इसका सेंटर होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये सब बातें मैं पहले ही समझा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका पहले सेंटर केवल सेंटर कहलाता था स्फेयर का, लेकिन जैसे ही हमने स्फेयर का जो पार्ट काट के अलग किया उसको हम लोग बोलते हैं कर्व, और कर्व का जो सेंटर होता है वो अभी भी वही सेंटर है। ध्यान दीजिए, जो पहले सेंटर था अब भी वही सेंटर है, बट उसका नाम बदल गया, और उसका नाम बदल के क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका कुछ रेडियस होता है, और ये रेडियस मान लो ये रेडियस r है, बट इसका नाम बदल जाएगा और ये r यहाँ पर हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। एकदम बेसिक से समझना।
मैंने आपसे क्या बोला कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो किसका पार्ट होता है? स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। ध्यान दीजिएगा, ये हमने हॉलो स्फेरिकल ग्लास बना दिया, हॉलो स्फेरिकल ग्लास बनाया, जिससे कि आपको क्लियर हो गया कि इस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का कुछ सेंटर है और उसका कुछ रेडियस है, और इसको छोटे से टुकड़ा काट के हमने अलग किया, उस टुकड़े का नाम हो गया कर्व, और इस कर्व का जो सेंटर होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये मैंने आपको सिंपल वे से समझाया जिससे कि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। अब आप कहोगे सर आपने मिरर बताने के लिए बोला था और आपने ये क्या बताया, आपने एक स्फेयर की प्रॉपर्टी बता दी। अरे कोई बात नहीं, सब्र कीजिए, ध्यान से देखिए। अगर आप एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे तो आसानी से क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, आप इसको अगर ध्यान से क्लियर करोगे तभी क्लियर होगा। मैं जो भी बता रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। अब मैं आगे बताता हूँ इस कर्व का क्या करना है। तो मैंने आपसे कहा था सब्र कीजिए, तो ध्यान दीजिए। इस कर्व से मान लो ये कर्व था, और कर्व से हम लोगों को मिरर बनाना है। अब मिरर, स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं? स्फेरिकल मिरर तो कई हो सकते हैं, लेकिन अपने को दो ही पढ़ना है। और वो दोनों स्फेरिकल मिरर क्या क्या हैं? तो ध्यान दीजिएगा। पहला स्फेरिकल मिरर कनकेव। देखो मैं यहाँ याद करवा दूंगा कैसे आपको कनकेव होता है और कैसे कन्वेक्स होता है। ये कनकेव मिरर है और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। ये दो मिरर के बारे में आपको पढ़ना है, पहला कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। अब आप कहोगे मान लो ये है एक स्फेरिकल, एक कर्व है जो स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट था, उसी का कर्व हमने लिया, उसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। अब देखो ध्यान से कि इसका नाम कनकेव से कैसे याद करना है, उसको अपने को समझना है। तो ध्यान दीजिए, कनकेव में आपको केव दिख रहा होगा, ध्यान देखो, ध्यान से देखो। केव जो है उसका मतलब गुफा होता है। अब मान लो केव है, तो केव के ऊपर भाग में जो होता है, जो केव है, मान लो ये केव है, केव का ऊपरी जो भाग होता है ये यहाँ पर ग्रास होते हैं। ध्यान दीजिए, तो अगर हम ऐसा डायग्राम इसमें देखें तो यहाँ पर ग्रास ऊपरी भाग में आ जाए, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ग्रास आ गया, ऐसे ऐसे हमने पॉलिश कर दिया यहाँ पर। अब देखो समझने के लिए तो मैंने ग्रास बोला, अब हमने क्या कर दिया, इसे पॉलिश कर दिया, और जैसे ही ऊपरी भाग में पॉलिश किया तो ये क्या बन गया, कनकेव। ऊपरी भाग में पॉलिश किया, देखो ऐसे, ये ऐसे पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया, कनकेव। ध्यान से देखो, अगर एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखना, याद करने का ये ट्रिक है कि कनकेव में केव होता है, केव का मतलब गुफा, और गुफा के ऊपरी भाग में ग्रास होते हैं। अब यहाँ ग्रास दिखाने के लिए हमने पॉलिश के टाइप का कर दिया, और पॉलिश कर दिया तो ये क्या बन गया, कनकेव। कनकेव मिरर ये आपके सामने दिख रहा होगा। वैसे ही कन्वेक्स में यहाँ ऊपर हमने पॉलिश किया था, केव से हमने याद किया। कैसे याद किया, केव से याद किया। तो केव में ऊपरी भाग में ग्रास होता है, और कन्वेक्स में अंदर की ओर हमने पॉलिश कर दिया। अगर हमने अंदर पॉलिश कर दिया तो ये क्या बन गया, कन्वेक्स बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये याद करने का हमने तरीका बताया, अब कभी आपको नहीं भूलेगा ये बात। अब आप कहोगे सर अब हम डायग्राम बना के देखते हैं। अब आप बताओगे कि कौन सा कनकेव है, बताओ ये कौन सा मिरर है। ये साफ साफ आपके सामने दिख रहा है, ये कौन सा मिरर है। ये अभी कोई मिरर नहीं है। ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ये कौन सा मिरर है, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए, नो मिरर। अब हमने एक और डायग्राम बनाया और बोला कि कनकेव बनाओ, तो याद करो, कनकेव, केव मतलब गुफा, गुफा के बाहर ग्रास, मतलब इसमें पॉलिश कहाँ करना, अपने को बाहर की ओर पॉलिश करना है। तो ये क्या बन गया, कनकेव बन गया। अगर मान लो कन्वेक्स कहा मैंने, बताओ इसमें कन्वेक्स क्या होगा, तो कन्वेक्स अंदर की ओर हमने पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया कन्वेक्स मिरर। ये आपको मैंने मिरर समझाए कि कैसे आपको कनकेव मिरर देखना है और कैसे कन्वेक्स मिरर देखना है। ये सब चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दिया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अरे आई ना,
तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को डिसाइड करते हैं। अब हर मिरर में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टर्मिनोलॉजी इन स्फेरिकल मिरर। यह है टर्मिनोलॉजी इन स्फेरिकल मिरर। तो ध्यान दीजिएगा स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, कुछ के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी जो यूज होता है उसकी बात हम करते हैं। तो पहला टर्मिनोलॉजी है आपका पोल्स। याद रखिए पोल जो होता है वो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है। ध्यान दीजिएगा सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यहाँ लिख दिया मैंने सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो पोल होता है वो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है, तो वो मैंने लिख दिया। अब देखो डायग्राम ध्यान से, ये मान लो ये है एक स्फेरिकल मिरर। ये कौन सा मिरर है? अब आपसे कोई पूछे तुरंत बता दोगे केव मतलब गुफा मतलब कनकेव। तो ये कौन सा मिरर है? कनकेव। अब इसके सेंटर में कोई पॉइंट मैंने बना दिया, मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है ठीक सेंटर में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। अब वैसे ही कन्वेक्स मिरर में भी मान लो ये कन्वेक्स मिरर है और उसके सेंटर में कोई पॉइंट हमने बना दिया, ये सेंटर में हमने ये पॉइंट बनाया, ये हमारा क्या हो गया? पोल हो गया। तो आपको पोल के बारे में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि इसमें यूज होता है, तो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो सेंटर स्फेरिकल हॉलो स्फेयर का था वही सेंटर स्फेरिकल पार्ट कर्व का था, तो वैसा ही सेंटर स्फेरिकल मिरर का होगा। मतलब जैसे मान लो ये डायग्राम मैंने बनाए, ये है हमारा कनकेव मिरर। अब इसका अगर इसको आगे बढ़ाओगे, मान लो हमने इसको आगे बढ़ाया ऐसे करके, इसको आगे बढ़ाया तो ये एक स्फेयर बना। अब ये जो स्फेयर बना है इसका सेंटर कहाँ आएगा? ठीक यहाँ पर आएगा। और यही सेंटर इस स्फेरिकल मिरर का ये सेंटर जो है वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर सी जो कहलाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ध्यान दीजिए। वैसे ही हमने एक कन्वेक्स मिरर बनाया, ये कन्वेक्स मिरर है अपने पास, कन्वेक्स मिरर है और इसको कन्वेक्स मिरर देखो अंदर की ओर पॉलिश करते हैं, तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। इसको मैं आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के एक स्फेयर बना दिया और ये स्फेयर का जो सेंटर आया वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ध्यान से देखो ये हमारा सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद अगला जो टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा अगला तीसरा जो पॉइंट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का है। तीसरा टर्मिनोलॉजी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान दीजिएगा रेडियस ऑफ। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। याद रखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लो ये अपने पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये कौन सा मिरर है? ये अपने पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है, ये अपने पास एक स्फेरिकल मिरर है जो कि कनकेव मिरर के नाम से जाना जाता है, और ये अपने पास एक कन्वेक्स मिरर है। और जाहिर सी बात है इसका भी कुछ सेंटर होगा और इसका कुछ पोल होगा, ये हमारा पोल होगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर पोल ये है और सेंटर ये है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ये बात मैंने आपको समझा है स्फेरिकल मिरर में। तो आपने देखा कि स्फेरिकल मिरर में ये कनकेव था और ये कन्वेक्स था। इन दोनों के बीच की दूरी जो पोल है और सेंटर है उसके बीच की दूरी जो कहलाएगी वही कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो अगला पॉइंट होगा वो फोर्थ पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, जो इसमें यूज होता है। याद रखिए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो ध्यान से देखो, अगर हमने पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की एक लाइन बना के उसे एक्सटेंड कर दें, वही कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे अपने पास एक स्फेरिकल मिरर है और इस स्फेरिकल मिरर का ये पोल है और यहाँ पर सेंटर है। इन दोनों को लाइन को ऐसे मिला दिया हमने, मिलाने के बाद इसको आगे बढ़ा दिया तो ये एक एक्सिस बन गया। यही एक्सिस कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। वही चीज़ उसमें भी होगा, कन्वेक्स में भी होगा। तो ये बात मैंने आपको समझा दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा फोकस की। तो ध्यान दीजिए, फिफ्थ पॉइंट है फोकस। फोकस क्या होता है? ध्यान से देखिए, मान लो ये अपने पास एक स्फेरिकल मिरर है, ये एक स्फेरिकल मिरर है और उसका ये पोल होगा और ये सेंटर होगा। और आपको पता है अगर पोल और सेंटर को मिलाकर एक लाइन बनाया जाए तो वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखो सेंटर और पोल के बीच की दूरी रेडियस होती है। आपको पता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। और इसका ठीक आधा जो होता है वो कहलाता है फोकस। यहाँ पर सिंपल ध्यान दो, वैसे ही हमारा कन्वेक्स में भी होगा। मान लो ये कन्वेक्स है और इस कन्वेक्स मिरर में ये हमारा पोल है, ये कन्वेक्स मिरर है और इस कन्वेक्स मिरर में ये पोल है और ये सेंटर है। इसको मिलाने वाले लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और इसका ठीक बीचों बीच का पॉइंट क्या हो गया? फोकस हो गया। तो ये हमने आपको फोकस के बारे में बताया, फोकस क्या होता है ये बताया। अब यहाँ पर एक और 6 पॉइंट जो आता है वो फोकल लेंथ का आता है। ध्यान से देखो, फोकल लेंथ, ये 6 पॉइंट है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ इसी में समझा देता हूँ मैं। फोकल लेंथ जो होता है वो फोकस और पोल के बीच की दूरी होती है, ये फोकल लेंथ होता है। ध्यान से देखो, F जो है वो फोकल लेंथ, यहाँ पर ये F फोकल लेंथ होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हमने आपको यूज किया और बताया, ये होता है। अब इसमें एक टर्म और आता है, 7th पॉइंट कह सकते हो। वो 7th पॉइंट है आपका अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मान लो एक स्फेयर है, स्फेयर का एक टुकड़ा काट के आपने अलग किया तो इस शेप का दिखता है। जैसे एक बॉल है, बॉल को आप 20 से काटो, 20 मतलब कहीं से काटो, 20 से काटो चाहे कहीं से, तो उसका जो ऊपरी भाग है वो इस टाइप से दिखता है, इस टाइप से। अब ये एक सर्कल बनेगा। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट एक सर्कल बनेगा। अब इस सर्कल का कोई ना कोई डायमीटर तो होगा। इस सर्कल का ये जो डायमीटर है वो कहलाएगा अपर्चर। मतलब ऐसे हमने एक स्फेयर का एक टुकड़ा काट के ये अलग किया गया है। ध्यान से देखो, तो यहाँ एक सर्कल बनेगा ऐसे, ऐसे ये सर्कल है। अब देखो ये सर्कल है अपना। अब इसका जो डायमीटर होगा, ये जो डायमीटर होता है वही हमारा कहलाता है अपर्चर। ध्यान से देखिए, ये हमारा अपर्चर है। अपर्चर के बारे में मैंने आपको बताया, अपर्चर क्या होता है। ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताया, बेसिक टर्म आपको बताया जो कि हमेशा यूज होता है। और वो बेसिक टर्म क्या क्या है, ध्यान से देखिए आप। बेसिक टर्म, सबसे पहले मैंने आपको पोल्स के बारे में बताया। पोल्स क्या होता है? ठीक सेंटर एक स्फेरिकल मिरर का पोल्स कहलाता है। यहाँ देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में मैंने बताया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो सेंटर एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास का होता है, वही सेंटर स्फेरिकल मिरर का भी होता है। उसके बाद मैं अगला रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया। तो सेंटर और पोल के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। उसके बाद मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सेंटर और पोल को मिलाने वाले लाइन को आगे बढ़ा दिया मैंने तो एक एक्सिस बन गया और वही एक्सिस हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है।
उसके बाद अगला पॉइंट फोकस का आता है। फोकस आपको पता है रेडियस का ठीक आधा हमने यहाँ पर फोकस कर दिया, और रेडियस का ठीक आधा फोकस है तो यहाँ पर फोकस को F से रिप्रेजेंट किया तो F यह हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया फोकल लेंथ। तो फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। उसके बाद अपर्चर आ गया। अपर्चर क्या होता है कि हॉलो स्फेरिकल ग्लास को, जब हम हॉलो स्फेरिकल ग्लास एक कर्व लेते हैं, कर्व का जो ऊपरी पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है, और उस सर्कल का जो रेडियस होता है, जो डायमीटर होता है, वही कहलाता है अपर्चर। ये बात मैंने आपको बता दी है। अब मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूँगा। इमेज फॉर्मेशन, अब आप कहोगे सर इमेज बनाने से पहले मुझे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बता दो, क्योंकि रूल्स पता होंगे तभी हम कोई भी इमेज अगर अपने मन से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और ये बात भी सही है। आप ज़रूर पूछोगे कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, तो रूल्स आपको मैं बताऊंगा, लेकिन याद रखो कि मैं इमेज बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको ट्रिक बता दूंगा कि कहाँ कैसा इमेज बनता है, तो वो ट्रिक से आप क्लियर कर लोगे। लेकिन अभी तो रूल्स समझना ही पड़ेगा अपने को। तो हम लिखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ध्यान दीजिए, मैं लिखता हूँ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ये हम रूल्स की बात कर रहे हैं। तो रूल्स में आपको 2-3 रूल बताऊंगा जिसका यूज करके आप इमेज बनाना सीख सकते हो। अब देखो रूल्स में पहला रूल क्या है? इफ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ लाइट रे, मैं लिख देता हूं पूरा, if light ray parallel to principal axis after reflection it passes through focus of spherical mirror। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये पहला रूल है, ध्यान दीजिएगा। और ये कैसे बनता है ये मैं आपको दोनों मिरर बना के दिखाऊंगा, कनकेव से भी और कन्वेक्स से भी। ये ध्यान से देखो, ये है हमारा कनकेव मिरर, ये है कनकेव और ये है कन्वेक्स मिरर। अब मैं बता चुका हूँ कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कन्वेक्स होता है और कनकेव होता है। तो एक है कनकेव और दूसरा है कन्वेक्स। मैंने कहा कि अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मान लो एक लाइट रे ऐसे पैरेलल आ रही है और यहाँ से यहाँ पड़ा। अब आपको पता है कि फोकस कहाँ होता है? ठीक सेंटर और पोल के बीच में। तो ये हमारा फोकस हो गया, फोकस पॉइंट। यहाँ पर फोकस ये पॉइंट हो गया। अब देखो कोई लाइट रे पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगा? तो ये फोकस से पास होता है ऐसे। तो ये पहला रूल है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर अगर हमारा पैरेलल आता है, मान लो ये पैरेलल लाइट रे आया, तो वो कहाँ से पास होगा? ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा, ऐसे पास होता है फोकस से। ये हमारा दोनों आपने देखा रूल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। रूल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में पहला रूल। अब दूसरे रूल की बात करते हैं, ध्यान से देखो। दूसरा रूल क्या कहता है कि इफ़ लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा रूल है इफ़ लाइट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट बैक। मतलब जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाता है। तो कैसे इसका डायग्राम बनाओगे? ध्यान से देखो, ये है मेरा कनकेव मिरर और कनकेव मिरर से ये है कनकेव मिरर, और आपको पता है यहाँ इसका पोल होगा और यहाँ इसका सेंटर होगा। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस से मान लो एक लाइट रे ऐसे सेंटर से पास करता हुआ आ रहा है, ऐसे सेंटर से पास करता हुआ आ रहा है। मान लो ऐसे आया, तो जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाता है। वैसे ही यहाँ पर अगर मान लो ये है हमारा एक कन्वेक्स मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर में ये पोल है और ये सेंटर है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो एक लाइट रे उसके सेंटर से पास करता हुआ, जब आप कहोगे सेंटर यहाँ कैसे दिखाएं, तो देखो ऐसे ऐसे सेंटर से पास करता हुआ आ रहा है, ऐसे सेंटर से पास करता हुआ आया, तो जैसे आया वैसे ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये दूसरा लॉ है।
दूसरा लॉ जैसे आया वैसे मैं दोनों बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आपको इस कनकेव का भी बना के दिखा रहा हूँ, कन्वेक्स का भी बना के दिखा रहा हूँ, तो दोनों बना के दिखा रहा हूँ कि जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं तीसरे रूल की बात करता हूँ। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर लाइट रे फोकस से पास होता हुआ जाता है तो वो पैरेलल जाता है। इफ लाइट रे पासेस थ्रू फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल। उसी का उल्टा, पहले वाले का उल्टा, जो आपने पहले देखा था, पहले ये देखा था कि अगर पैरेलल जाता है तो वो फोकस से पास करता हुआ जाता है, और अब हम लोग फोकस से ले जाएंगे तो वो पैरेलल जाएगा, सेम उसी का उल्टा कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो अगर लाइट रे फोकस से पास होता हुआ जाए, मान लो ऐसे फोकस से पास होता हुआ जा रहा है, तो आपको पता है कि अगर लाइट रे फोकस से पास होता हुआ जाएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर फोकस से कैसे पास होगा, ऐसे हमारा लाइट रे आया और ऐसे आके जैसे ही इस पर टकराया तो टकराने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। तो ये हमारा हो गया आपका 3 रूल जो मैंने आपको बताया। 3 रूल से आप लोग इमेज फॉर्मेशन बनाना सीख सकते हो। अब मैं अगला टॉपिक जो लेता हूँ इमेज फॉर्मेशन, और याद रखना हम लोग इमेज बना के नहीं देखेंगे, हम लोग इमेज के लिए ट्रिक से देखेंगे। देखो इमेज फॉर्मेशन में हमारे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखा है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका इमेज कितना बड़ा बनेगा, उसका इमेज बड़ा बनेगा या ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा या ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। मतलब नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज के बारे में क्वेश्चन देता है। ध्यान रखना 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें। कौन कौन से? पहला नेचर ऑफ इमेज और दूसरा साइज ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज और दूसरा आता है साइज ऑफ इमेज, और तीसरा आता है पोजीशन ऑफ इमेज। ध्यान रखिएगा, अगर इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये 3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। पहला नेचर ऑफ इमेज, दूसरा साइज ऑफ इमेज और तीसरा पोजीशन ऑफ इमेज। अब आप कहोगे सर इसको हम लोग कैसे देखेंगे? तो ध्यान से देखो, इन दोनों के लिए एक ट्रिक बताता हूँ और पोजीशन के लिए अलग ट्रिक बताता हूँ। अब ट्रिक याद रखोगे तो आपको आसानी से नेचर और साइज के बारे में क्लियर हो जाएगा और पोजीशन के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। अब याद रखो, अब मैं ट्रिक पर बात करता हूँ। अब मैं ट्रिक की बात करता हूँ, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते थे कि कहाँ पर इमेज रखें तो कैसा इमेज बनेगा, और डायग्राम बना बना के हम लोग देखते थे। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग डायग्राम की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपल हम लोगों का जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट की डायरेक्ट ट्रिक से देखेंगे। और ट्रिक से कैसे देखेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ एक कनकेव बना के देखता हूँ और एक कन्वेक्स मिरर बना के देखता हूँ। तो ये हमारा कनकेव है, ये कनकेव मिरर है, और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिएगा, ये है कन्वेक्स मिरर। आपको पहले बता चुका हूँ कनकेव कैसे डिसाइड होता है और कन्वेक्स कैसे डिसाइड होता है। ये है कनकेव और ये है कन्वेक्स मिरर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है, इसमें सेंटर यहाँ है और फोकस यहाँ है। इसमें सेंटर उल्टा लिख दिया मैं, फोकस यहाँ है और सेंटर यहाँ है। फोकस यहाँ और सेंटर यहाँ, इसमें भी फोकस यहाँ और सेंटर यहाँ। अब ध्यान से देखो, अपने पास कितने पॉइंट हैं। यहाँ पर पोल होता है, आपको पता है, यहाँ पर जो होता है वो पोल होता है। ध्यान दीजिए, ये पोल है अपने पास यहाँ पर, और इधर कहीं इनफाइनाइट होगा। याद रखो, यहाँ कहीं इनफाइनाइट होगा। अब अपने पास कितने पॉइंट दिख रहे हैं अपने को? एक तो पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और फोर्थ यहाँ। ध्यान रखना, पहले मैं कनकेव की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि कनकेव से ही डिसाइड हो जाएगा कि कन्वेक्स में इमेज कैसा बनेगा। देखो 4 पॉइंट है अपने पास, कैसे याद, ट्रिक याद रखो, ध्यान से देखो। मैंने नेचर और साइज के लिए इस ट्रिक में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी किसके लिए बात कर रहा हूँ? नेचर और साइज के लिए। अपने दिमाग में बैठा लो नेचर और साइज, 2 चीज़ें यहाँ पर ट्रिक से क्लियर हो जाएगा। अपने पास कितने पॉइंट हुए? 1 2 3 4। ये तो बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट मैंने बना दिए। अब 4 में मैं अल्टरनेट करके 2 2 ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो 1 3 और 2 4। याद रखो, 1 का मतलब है इनफाइनाइट, 2 का मतलब है सेंटर, 3 का मतलब है फोकस और 4 का मतलब है पोल। अब अगर मैं कभी बोलूं कि 1 और 13 है मतलब इनफाइनाइट और एफ के बीच में, अगर मैं बोलूं 24 है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, तो अब ये मैं नहीं बोलूँगा। अब मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि कैसे आपको डिसाइड करना है। ये मैंने 1 2 3 4 लिया और हमने कहा कि 2 2 एक साथ लो। पहले देखो 1 3 एक साथ लिया और 2 4 एक साथ लिया, मतलब 13 और 24 बन गया। अब मैंने यहाँ ले लिया 13 और 24, ध्यान दीजिएगा 13 और 24 यहाँ लिख दिया मैं। 1 3 मतलब 13 और 24, ये लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे 1 2 3 4 और 1 3 एक साथ अल्टरनेट पे लेना है, 2 4 एक साथ आपने अल्टरनेट पर ले लिया तो 13 और 24 बना। तो ध्यान से देखो 13 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो याद रखना उसका इमेज होता है 13 के बीच में है तो रियल, याद रखना 13 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल, अदरवाइज वर्चुअल। हमने लिख दिया अदरवाइज वर्चुअल। और कहीं पे भी रखा हो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और कहीं पे भी रखा हो, और कहीं पे भी रखा हो तो कैसा होगा? वर्चुअल होगा। केवल 13 के बीच में रियल होगा, ध्यान रखना, रखा हो तो वर्चुअल होगा। ध्यान से देखो केवल 13 के बीच में रियल, मतलब इनफाइनाइट और एफ के बीच में रखा है तो रियल और अदरवाइज वर्चुअल होगा। मतलब अब कहीं पे भी ध्यान रखना, कहीं पे भी मैंने बोला है, कहीं पे भी। अब कहीं पे भी में क्या हो सकता है? वो दोनों के लिए होगा, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए, कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों के लिए। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि जो रियल आएगा वो सिर्फ इसमें आएगा कनकेव में, और किसके किसके बीच में आएगा? 1 और 3 के बीच में। और इसके साथ कैसा इमेज बनेगा? तो वर्चुअल इमेज। अब कभी भी क्वेश्चन आया कि बताओ कन्वेक्स मिरर से कैसा इमेज बनता है, तो वर्चुअल। याद हो गया, रट लो इसे रट लो पूरा। ये मैंने बता दिया आपको ट्रिक, और ये हम लोग यही चीज़ बार बार हम लोग डायग्राम बना के देखते थे और कंफ्यूज होते थे। अब याद रखना 13 के बीच में है तो रियल, अदरवाइज जो होगा वो वर्चुअल होगा। दूसरा 24 के बीच में, अब ऐसा जैसे ये याद करवाया मैं रियल और वर्चुअल, वैसा ही यहाँ पर भी याद करवाऊँगा। 24 के बीच में है तो लार्ज होगा, अदरवाइज स्मॉल। अगर 24 के बीच में है तो लार्ज, अदरवाइज स्मॉल होगा। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया। 2 और 4 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, सिर्फ इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं उसका जो इमेज होगा वो लार्ज साइज का होगा। और कहीं पे भी, अदरवाइज बोला मैं कहीं पे भी, और मैंने कहा दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो और कहीं पे भी रखा हो तो स्मॉल, तो यहाँ पर रखा है तो स्मॉल, यहाँ पर रखा है तो लार्ज, यहाँ रखा है तो लार्ज, और यहाँ रखा है तो भी लार्ज होगा। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया। नोट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब आप याद रखना, नोट करके लिख देता हूँ मैं कि इमेज फॉर्म बाय convex mirror is virtual and small। अब आप कहोगे सर आपने वर्चुअल बताया, ये तो बताया ही नहीं कि इरेक्ट होगा कि रियल होगा। अबे मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बात कि अगर कोई चीज़ रियल होता है तो वो उल्टा होता है, कोई इमेज रियल होता है तो उल्टा होता है, और वर्चुअल होता है तो सीधा होता है।
ये सभी के लिए अप्लीकेबल है। ये ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन के लिए अप्लीकेबल होगा तो दूसरे के लिए नहीं होगा, ये सभी के लिए अप्लीकेबल है। समझे कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, ये बात आपको याद होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। अब मैं कोई भी इमेज पूछूं, आप तुरंत बता सकते हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। अरे पूछ लूँ ना? हाँ पूछ लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा ये बात। मैं एक यहाँ पर कनकेव मिरर बनाया, मैं पहले ही बोल दिया कनकेव, तो जाहिर सी बात है कनकेव ही बनाऊंगा। तो ऐसे हमने कनकेव मिरर बना दिया, और कनकेव मिरर में ये ऐसे आपको पता है बाहर की ओर पॉलिश होता है। ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, तो जाहिर सी बात है ये हमारा पोल हो गया, पोल, और ये हमारा फोकस हो गया, और ये सेंटर हो गया, और इधर कहीं इन्फिनिटी आ गया। अब मैं पूछता हूँ, अब आपसे पूछा मैंने कि बताओ अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसा 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 बनेगा, मतलब नेचर आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, तुरंत आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट याद आना चाहिए। 1 2 3 4 मतलब 13 के बीच में है तो रियल। तो देखो 13 के बीच में है कि नहीं, ध्यान से देखो, ये 1 3, ये 1 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, क्या 13 के बीच में है? हाँ है। तो इमेज कैसा होगा? रियल। अब 24 के बीच में है कि नहीं, ध्यान से देखो, 2 4, क्या इस 2 4 के बीच में है कि नहीं है, जल्दी बताओ। है, तो ये कैसा होगा? तो तुरंत आप दिमाग लगा दो, लार्ज इन साइज, रियल लार्ज। अब रियल है तो इन्वर्टेड तो होगा ही होगा। देखो कितना आसानी से आपने बता दिया। अब मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अब कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी रख दूँ। मैंने कहा बताओ यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ, यहाँ पर, अब बताओ इमेज कैसा बनेगा? तो तुरंत तुमने देखा यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर है ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा आपने, तो ऑब्जेक्ट कहाँ किसके किसके बीच में है? क्या 13 के बीच में है? तुरंत देखो, 1 3, हाँ है तो रियल। और क्या 24 के बीच में है? नो 24 तो इधर आ गया, देखो ध्यान से, तो ये 24 के बाहर है, तो जाहिर सी बात है स्मॉल इन साइज, स्मॉल। और रियल है तो इन्वर्टेड। देखो ध्यान से, आपने देखा कि इमेज कैसे अपने को डिसाइड करना है। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि बताओ कैसा इमेज बनेगा, तो आप तुरंत बता सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। ये हमने ले लिया एक स्फेरिकल मिरर, ऐसे ले लिया, ये है कनकेव मिरर, और इस बार मैंने ऐसे यहाँ पोल ले लिया, यहाँ फोकस ले लिया, यहाँ सेंटर ले लिया। अब आपसे पूछा बताओ यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कैसा होगा? अरे इधर इन्फिनिटी, इधर है इन्फिनिटी, और ये 1 2 3 4 तुरंत बनाया। बताओ 13 के बीच में है? नहीं है, तो वर्चुअल। तुरंत ध्यान से देखो, 1 ये है, 3 ये है, क्या इन दोनों के बीच में है? नहीं है, तो कैसा होगा? वर्चुअल। तुरंत दिमाग लगाओ। अब क्या 24 के बीच में है? 2 4, और 2 4 के बीच में है, ध्यान से देखो, इसी के बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो 2 4 के बीच में है तो लार्ज इन साइज, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही होगा। ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया। इस तरीके से आपने नेचर और साइज की बात आपने कर ली। अब आप कहोगे सर नेचर और साइज तो बता दिया, अब पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर लो। पोजीशन ऑफ इमेज, मैंने कहा आपसे कि आपको ट्रिक से भी ये भी बताऊंगा, पोजीशन ऑफ इमेज। अब पोजीशन मतलब कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, तो इसके लिए अलग डायग्राम बना के देखना होगा। मान लो ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मिरर में अगर रियल इमेज बन रहा है तो रियल इमेज हमेशा किधर बनेगा? वो ऑब्जेक्ट की ओर बनेगा, और वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से दूर बनेगा। ये पहले ही इमेज फॉर्मेशन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रियल इमेज किधर बनेगा? टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल इमेज किधर बनेगा? अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो एक बात बताओ,
किस मिरर से केवल वर्चुअल इमेज बनता है, तो इससे। तो इसमें इमेज किधर बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा तो इमेज इधर बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगा कहीं। अब कहाँ बनेगा, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है, वो तो उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कहाँ पर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में रखा हुआ। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ले लिया। अब आपको पता है कि 2 4 के 1 और 3 के बीच में है तो रियल इमेज बनेगा, और 2 4 के बीच में है तो 1 और 3 के बीच में है तो रियल, बाकी हर जगह वर्चुअल। मतलब यहाँ 3 आता है सेंटर पर, ये फोकस है, ये इन्फिनिटी है, और 3 यहाँ आता है तो जाहिर सी बात है इसके इधर वर्चुअल होगा। मतलब इधर वाले के इमेज की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके इमेज की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसका इमेज इधर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब 1 और 3 के बीच में कितने पोजीशन है जहाँ पर इमेज रखने पर, ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज कहाँ बनेगा, वो टेंशन वाली बात है, क्योंकि इसका इमेज जो है ऑब्जेक्ट इधर रखोगे तो इमेज भी इधर ही बनना है। तो अब इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, याद रखो। ट्रिक समझने के लिए सबसे पहले मैं सब इरेज करता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा सकता है रियल के लिए, 1 और 3 के बीच में। तो अब यहाँ पर पोजीशन क्या हो सकता है, एक तो इन्फिनिटी पर हो सकता है, दूसरा इन्फिनिटी और सी के बीच में हो सकता है, तीसरा सी पर हो सकता है, और नेक्स्ट उसके सी और एफ के बीच में हो सकता है, और नेक्स्ट एफ पर हो सकता है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब इसको मैंने नंबरिंग दे दी, ये 1, ध्यान से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अपने पास कितने पोजीशन है, 5 पोजीशन। ध्यान से देखो, ये इन्फिनिटी, ये सी और ये एफ, तो ऑब्जेक्ट तो कहीं पे भी रखा जा सकता है इसके बीच में। तो अपने पास 5 पोजीशन है। तो हमने यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट और यहाँ लिखा इमेज। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कौन कौन है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशन मैंने बनाए। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, ध्यान से देखो, 1 का बनता है, देखो अब 1 2 3 4 5 लिखा है, अब उसका उल्टा लिख दो, 5 4 3 2 1। याद रखो, ये ट्रिक है आपका। 1 पे है तो 5 पे बनेगा, अगर 2 पे है तो 4 पे बनेगा, 3 पे है तो 3 पर ही बनेगा, अब 4 पे है तो 2 पे बनेगा, और 5 पे है तो 1 पे बनेगा। इस तरीके से आपका इमेज बनता है, रियल इमेज, और किसमें, कनकेव मिरर में। आपको मैंने ये बता दिया कि कैसे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बनते हैं। अब मैं ये इमेज फॉर्मेशन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं साइन कन्वेंशन की बात कर लेता हूँ। साइन कन्वेंशन से ही आपको कई क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन आपको हो सकता है, लगभग सभी क्वेश्चन साइन कन्वेंशन से ही लगते हैं। अब ध्यान से देखो, यूजफुल साइन के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, याद रखो, ट्रिक क्या है, जो भी क्वांटिटी ऑब्जेक्ट की ओर होता है, उसका साइन नेगेटिव होता है, और जो ऑब्जेक्ट से दूर होता है, ऑब्जेक्ट के दूसरी ओर होता है, उसका साइन पॉजिटिव होता है। ये ध्यान दो, कितना आसानी से आपको ये बात क्लियर हो गया कि किसका साइन पॉजिटिव और किसका साइन नेगेटिव होता है। कितना आसानी से क्लियर हो गया। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि कैसे अपने ने डिसाइड किया कि किसका साइन नेगेटिव होता है और किसका साइन पॉजिटिव होता है। सिंपल, जो ऑब्जेक्ट की ओर आ जाए, ऑब्जेक्ट की ओर जो भी क्वांटिटी आएगा उसका साइन नेगेटिव होगा, और जो ऑब्जेक्ट से दूर आएगा उसका साइन पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से देखो, मान लो ये कनकेव मिरर है। अब कनकेव मिरर में अब देखो ऑब्जेक्ट किधर रख सकते हो, तुम खुद ही डिसाइड करो। अब जाहिर सी बात है, मिरर को उल्टा करके तो देखोगे नहीं। जैसे मान लो ये मिरर है,
यहाँ पर मिरर है। अब इधर ऑब्जेक्ट रख के तो देखोगे नहीं, अगर इधर रख के देखने लगे तो तुम देख के डर के भाग जाओगे कि ये भूत दिख रहा है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब मिरर के सामने ही आप बैठ के देख सकते हो, इसके सामने यहाँ बैठ के देख सकते हो। नहीं तो अगर उल्टा दिख गया तो उसी दिन से तुम मिरर देखना ही छोड़ दोगे। अब देखो, मतलब इसके सामने रख के देखेंगे तभी आपको इमेज दिखेगा। तो वैसे ही कनकेव मिरर में ये पॉलिश साइड है, तो पॉलिश साइड के इधर तो ऑब्जेक्ट रख के देखोगे नहीं, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखोगे। यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखोगे, ये इधर सेंटर। अब देखो, ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं रखोगे, ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा, ऑब्जेक्ट इधर रखा। अब देखो क्या क्या क्वांटिटी ऑब्जेक्ट की ओर आता है, ये चीज़ मेन है। सबसे पहले आपसे मैंने पूछा कि बताओ फोकल लेंथ किधर आएगा, तो तुरंत आपने देखा ऑब्जेक्ट इधर है, तो इसको आगे बढ़ाने पर सेंटर भी इधर आना है और फोकस भी इधर आना है। मतलब f की वैल्यू जो f होगा वो भी निगेटिव होगा कनकेव में, और रेडियस भी निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये किधर आया, ऑब्जेक्ट की ओर आया। ध्यान रखिएगा ये बात। दूसरा, ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी निगेटिव आएगी, u इक्वल टू निगेटिव। देखो क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो इधर ही आएगा ना, u, तो ये हो गया हमारा u निगेटिव। अब v की बात करनी है। v थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। आपको पता है कि रियल इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट की ओर बनता है, वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट से दूर बनता है। ये बात मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। तो रियल इमेज जो होगा v रियल वो होगा निगेटिव, और v वर्चुअल जो होगा वो पॉजिटिव। ये देखो साइन कितना आसानी से क्लियर हो गया। अब देखो मैं क्या बताऊँ इसमें, मैं क्या ही बताऊँ इसमें, आपको शायद क्लियर हो गया होगा ये ट्रिक कैसे आपने देखा। मैं एक बार और मैं इसके लिए बना के देखता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें ऑब्जेक्ट किधर रखोगे? क्या पॉलिश के साइड? ना, पॉलिश के साइड नहीं रखना है अपने को, ऑब्जेक्ट इधर ही रखोगे, कहीं ऑब्जेक्ट इधर आएगा। अब एक बात बताओ, इधर ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है इसका फोकस तो इधर आएगा, सेंटर भी इधर आएगा, तो रेडियस भी इधर आएगा, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट से दूसरी ओर आ रहा है, तो f जो होगा वो पॉजिटिव होगा, r जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से दूसरी ओर आ रहा है, r जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से दूसरी ओर आ रहा है। u क्या होगा? u तो हमेशा निगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, u निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया ट्रिक कि जो भी क्वांटिटी ऑब्जेक्ट की ओर होता है उसकी साइन जो लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं। तो आपने उस ट्रिक से आपने देखा कि u का साइन भी निगेटिव आएगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें इमेज कैसा बनता है। तो आपको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ये पहले ही ट्रिक बता चुका हूँ कि कन्वेक्स मिरर से हमेशा इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल इमेज किधर बनता है? ऑब्जेक्ट के दूसरी ओर। तो वर्चुअल इमेज का जो साइन होगा v वर्चुअल वो पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने साइन कन्वेंशन बताया, आपको ट्रिक से बताया, साइन कन्वेंशन आसानी से आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से साइन कन्वेंशन देखा। अब देखो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से साइन कन्वेंशन पर पूछे तो ये ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक याद रखना कि कैसे आपको मैंने बताया था ट्रिक कि जो क्वांटिटी ऑब्जेक्ट की ओर होता है उसका साइन निगेटिव और जो ऑब्जेक्ट से दूर होता है उसका साइन पॉजिटिव होता है। अब एक चीज़ और एक और चीज़ इसमें आता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन m जो रियल का होता है वो लिख देता हूँ मैं निगेटिव, और m फॉर वर्चुअल, या ये याद रखना। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, जहाँ ट्रिक नहीं है वो तो मैं बताऊँगा, उसे याद करना है। तो ये आपको याद रखना है, याद रखो। रियल के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव और वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। अब मैं मिरर फार्मूले की बात कर लेता हूँ। देखो अगली क्लास में सबसे पहले इसके क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके मिरर फार्मूले के बारे में बताऊंगा, मिरर फार्मूले को यूज कैसे करते हैं ये सब डिस्कस करवाऊंगा। उसके बाद इस स्फेरिकल मिरर का यूज के कंसेप्ट बताऊंगा, और इस तरीके से ये अगली क्लास अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा कि कैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है। इस तरीके से आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ मैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।